कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊं और डिस्कस करूं। मैं बार बार जो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस करता रहता हूं, बताता रहता हूं कि कंपोनेंट्स का क्या बिहेवियर है, किस तरीके से कंपोनेंट का मूवमेंट हो रहा है। आप देखते होंगे जितने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, मैं लिखता रहता हूँ बार बार कि कौन सा कंपोनेंट मूव कर रहा है, किस तरीके से कंपोनेंट का बिहेवियर है, और उसी पे आप डिसीजन लेते हो, ट्रेडिंग लेते हो। मैं भी ट्रेडिंग की जो डिसीजन लेता हूँ मेनली कंपोनेंट पे लेता हूँ। तो इस वीडियो में मैं दो चीज़ डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले तो कंपोनेंट का बिहेवियर किस तरीके से हमको दिखता है, और पिछले कई दिनों से किस तरीके से मैंने जो लेवल दिए वो क्यों दिए, उनका कैसे मूवमेंट हुआ, और कैसे आप लाइव मार्केट में जज कर पाते हैं। क्योंकि एक प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जो हमको दिख रही है कि एक ट्रेंड जैसे बनता है मार्केट का। जैसे हम लाइव मार्केट में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो डाउन ट्रेंड बना हुआ है जैसे, ठीक है। अचानक से क्या होता है, वहां पर सडनली अप मूव आ जाता है, ठीक है। या अप ट्रेंड में है मार्केट, अचानक से डाउन ट्रेंड आ जाता है। तो ये चीज हम कैसे जज करें, ये चीज को जजमेंट के लिए आपकी कौन हेल्प करता है, आप कैसे जज कर पाओगे। और मैं जो टेलीग्राम चैनल में दे रहा हूँ अपने, ठीक है, लेवल्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख सकते हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर मैं जो लेवल्स दे रहा हूँ वहां पर एकदम से कैसे वो लेवल्स एकदम से चल जाते हैं, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज तक मेरा स्टॉप लॉस अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर भी नहीं हुआ। मैं जो दूसरा ग्रुप है मेरा, वहां पर भी नहीं हुआ, ठीक है। और आप चाहें तो ज्वाइन होके देख सकते हो कि किस तरीके से मेरी परफॉर्मेंस है इस ग्रुप में। और जो एक्यूरेसी है उसका कारण मेन यही है कि मैं कंपोनेंट्स को फॉलो करता हूँ। आई नेवर गिव इम्पोर्टेंस टू ऑप्शन चेन एनालिसिस, ठीक है। मैं इन सबको देखता ही नहीं हूँ। मेरा मेन फोकस जो रहता है वो कंपोनेंट पे रहता है। अगर आप देखेंगे कंपोनेंट को, तो कंपोनेंट्स में मेरी स्क्रीन में आपको दिखेगा चार, मैं कंपोनेंट्स को फोकस करता हूँ: रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और आईसीआईसी बैंक। मेरे सामने तो स्क्रीन चल रही होती है, जैसे एक स्क्रीन ये है तो मेरे सामने एक दो स्क्रीन और है, तो वहां पर मेरी नज़र कंपोनेंट्स पे भी रहती है, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी रहती है, ठीक है, और ग्लोबल मार्केट में भी रहती है। वैसे ग्लोबल मार्केट का आजकल ज़्यादा इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, बट मेनली कंपोनेंट समझ लीजिए इज द बैकबोन। मतलब जो मूवमेंट हो रहा है वो ज़्यादातर 80% मूवमेंट समझ लीजिए कंपोनेंट्स के थ्रू होता है। लेकिन हमारे यहाँ यूट्यूब में क्या चल रहा है, लोग उल्टा ज्ञान दे रहे हैं, ऑप्शन चेन की बात करते हैं। ऑप्शन बायर के लिए तो समझ लीजिए ऑप्शन चेन की कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब कोई मतलब सेंस नहीं है कि आप ऑप्शन चेन के लिए ऑप्शन चेन की आपको एनालिसिस करने की जरूरत पड़े। देयर इज नो नीड फॉर ऑप्शन बायर, क्योंकि वहां आपके लिए कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन चेन में किसकी बात हो रही है कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, इसका ओपन इंटरेस्ट क्या है, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट क्या है। तो भैया ओपन इंटरेस्ट की जो जरूरत पड़ती है, वो ओपन इंटरेस्ट आपको क्या बता रहा है कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कॉल को कितने लोगों ने सेल कर रखा है, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के पुट को कितने लोगों ने सेल कर रखा है। तो वहां पर क्या ऑप्शन बायर्स की बात हो रही है, आपको जरा दिमाग लगा के देखो। तो दैट्स अ बुलशिट डेटा। अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करके डिसीजन लेते हो, ठीक है, अब आप कहोगे नहीं सर वहां से रेसिस्टेंस पता लग जाता है, वो रेसिस्टेंस आपको चार्ट पे भी दिख जाता है, ठीक है। अगर आप चार्ट ढंग से देखोगे तो आपको वो चार्ट पे भी दिख जाएगा कि यार यहाँ पर रेसिस्टेंस है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। तो ऑप्शन चेन का मतलब नहीं है। अगर हाँ ऑप्शन सेलर हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंस है उसकी। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हो तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि आप ऑप्शन सेलिंग करते हो कि बाइंग करते हो। मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, ठीक है। आई लव ऑप्शन बाइंग ओनली, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आती ऑप्शन सेलिंग, मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाला, तो मुझे एक्चुअल में सच में नहीं समझ में आया। मुझे ऑप्शन बाइंग ही समझ में आती है। और ऑप्शन बाइंग में मुझे कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं पिछले 3-4 साल से, दो ढाई साल से हो गया मेरा इस टेलीग्राम चैनल को। जो मेरे पुराने लोग हैं वो देख रहे हैं, भले उसमें सब्सक्राइबर कम है, लोग कम है, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल इतना नहीं चल पाया है, मतलब इतना प्रमोट नहीं हो रहा यूट्यूब पर। बट जो पुराने लोग हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट से बता रहा हूँ, ठीक है, और कंपोनेंट्स के जजमेंट पर ही मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ आज। आज मैं फिर से मैंने एक ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बिलीफ सिस्टम बने इस चीज पर, ठीक। तो देखिए, जैसे मैंने एक लेवल दिए थे यहाँ पर, मैंने क्या किया था, थर्सडे की बात कर लेते हैं। मैंने लेवल दिया था कि बैंक निफ्टी निफ्टी अगर 870 पे सस्टेन करता है ऊपर, 870 के ऊपर, तो हमें अपमूव दिखेगा 920 तक, 23,920 तक और 23,970 तक। उस वक्त करंट प्राइस जो चल रहा था 829, यानी कि नीचे ही था। हमारी 870 पे एंट्री होनी थी और नीचे चल रहा ट्रेडिंग कर रहा था हमारा निफ्टी। और मैंने ये भी बता दिया था कि अगर मान लीजिए 870 पे आ जाए तो एसएल विल बी 823 820। ये मैंने क्लियरली यहाँ पर अपडेट किया हुआ है, ठीक है।
मैं कितने बजे दिया, मैंने 9:27 शुरू शुरू में सुबह सुबह मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कम से कम 15 to 20 20 25 मिनट आप दीजिए। ठीक है, जो एक ट्रेंड चल रहा है ना कि एकदम से कूद पड़े, 9:15 होते ही हमने ट्रेड ले लिया, इस चीज को प्लीज थोड़ा सा अगर आप अवॉइड करेंगे तो वास्तव में बेनिफिट रहेगा। क्योंकि क्या होता है वो पूरा जो टाइम होता है उस वक्त कंपोनेंट पूरा समझ लीजिए सेट हो रहे होते हैं। मैं मतलब जब से मैंने थोड़ा सा टाइमिंग को एडजस्ट किया है, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी लोगों से शेयर किया था कि इफ यू स्टार्ट ट्रेडिंग आफ्टर 9:45 PM देन यू विल गेट मोर बेनिफिट। मैंने अपडेट भी किया हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था। एनीवेज, लोगों को समझना तो है नहीं, क्योंकि वो इस चीज़ सुननी है जो लाखों करोड़ों के जो फॉलोअर्स हैं उनको जो घुमा रहे हैं, उनको वही बात सुननी है। लेकिन मैं अपने ऑब्जर्वेशन से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा आधा घंटा, 45 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट थोड़ा सा सेटल होने दें मार्केट को, तो आपको एक ट्रेंड मिलेगा, और वो ट्रेंड लगातार रहता है। वो समझ लीजिए 12 1 1:30 बजे तक लगातार मिलेगा आपको, कम से कम अच्छा मूव मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैं आपको 27 तारीख को मैंने लेवल दिया था। ठीक है, सुबह कितने बजे, 9:20 ये 27 तारीख को अगर हम थोड़ा सा पीछे करें, 27 तारीख को, तो ये 10:30 है। यहाँ पर ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर देखिए, और ये रिलायंस का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो मैंने दिया था यहाँ पर 820, तो आपको मैं रिलायंस का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 27 तारीख को 9:20 पर नीचे टाइमिंग दिख रही होगी आपको, डेट और टाइम कैंडल के नीचे जो नीचे आ रहा होगा। ठीक है, टाइमिंग भी दिख रही होगी आपको। तो वहां पर देखिए एकदम से सडनली अप मूव आया रिलायंस में भी, और सडनली यहाँ पर ये वाली कैंडल भी फॉर्म हुई है, किसमें, निफ्टी में भी। और मैंने बस एग्जैक्टली यहीं पर एंट्री बताती थी, टाइप करके मैसेज डाल दिया था कि भैया ये अगर 870 के ऊपर सस्टेन कर गया, यानी ये वाला लेवल जहाँ पर ये मेरा आपको कर्सर दिख रहा होगा निफ्टी का, अगर ये सस्टेन कर गया तो अप मूव देगा 920 तक और 970 तक। तो आप देख लीजिए यहाँ पर रिलायंस भी ऊपर जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा निफ्टी भी ऊपर गया है 970 तक। जैसे रिलायंस ने गिरना यहाँ पे स्टार्ट किया तो एचडीएफसी बैंक भी गिरा था। चारों का इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि 70 to 20% रोल जो है समझ लीजिए आपका उसका रहता है रिलायंस का, और 70 to 20% रोल एचडीएफसी बैंक का रहता है। जो शेयरिंग मतलब जो अगर हम कहेंगे कि डिवाइडेड है, मतलब निफ्टी 50 के अंदर जो मूवमेंट डिपेंड रहता है। तो अगर आप निफ्टी पे देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, निफ्टी में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो इंपॉर्टेंस दीजिए रिलायंस को, एचडीएफसी बैंक को, दोनों के थोड़ा सा बिहेवियर को देखिए। अगर एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसको प्रायोरिटी पे रख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए निफ्टी हमारा ऊपर, सॉरी, रिलायंस हमारा 2% ऊपर है, और एचडीएफसी बैंक हमारा वहाँ पर अभी थोड़ा सा नीचे आया है, डेढ़ मतलब आधा % ऊपर है। तो हम रिलायंस की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मेन मूवमेंट अब हो रहा है वो रिलायंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अप मूव दिखाया। अब आप बैंक निफ्टी के लिए देखिए जरा, यहीं पे मैं क्या करता हूँ, इसको रिलायंस को हटा के बैंक निफ्टी देखिए। बैंक निफ्टी का जो मैंने लेवल दिया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 300 पॉइंट का मूवमेंट आया था, और एग्जैक्टली जब मैंने वहां से बोला था, और तो वहीं से फॉल भी आया। और वो क्यों आया, इट इज बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो निफ्टी बैंक मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं निफ्टी बैंक खोल देता हूँ। ठीक है, और 27 तारीख को बिहेवियर दिखाता हूँ आपको, ये 27 तारीख का बिहेवियर। ठीक है, 27 तारीख को यहाँ पर देखिए, ये 9:20 पे मैंने लेवल कब दिया है बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी का लेवल्स भी दे रखे हैं मैंने, थोड़ा सा नीचे करता हूँ इसको स्क्रॉल डाउन। मैंने लेवल दे रखा है कि इफ निफ्टी सस्टेन अबव 52,820 देन वी विल सी अप मूव टिल 52,920 एंड 53,020। करंट प्राइस ऑफ बैंक निफ्टी इज 52,703 एंड एसएल वुड बी 52,750। ठीक है, तो नीचे ही था। ठीक है, मेरी एंट्री से कम 120 पॉइंट नीचे था वो। ठीक है, वो भी जजमेंट मैंने कैसे किया, वो अगर मैं आपको जजमेंट दिखा दूं तो वो मैंने एचडीएफसी बैंक की वजह से किया, निफ्टी बैंक में। ठीक है, अगर आप निफ्टी बैंक में ट्रेड कर रहे हैं तो भैया इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी एचडीएफसी बैंक को। मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या करता हूँ, एचडीएफसी बैंक भी खोल देता हूँ। तो मैंने तो दोनों में देखा मूवमेंट, मैंने दोनों के लेवल दिए। नो डाउट जब उस वक्त निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन बैंक निफ्टी को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी दे रहा था ज़्यादा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, अब 27 तारीख को देखिए, अब ये कैंडल बनी थी उसको 9:20 पे, ये वाली जो कैंडल बनी थी ग्रीन, इसी ने बता दिया था कि भैया ये बैंक निफ्टी अब नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली कैंडल छोटी सी बनी थी तब 9:20 पे आप में बैंक निफ्टी में। तो मैंने 9:30 पे ही यहाँ पर देखिए 700 जब चल रहा था ना, देखिए अपने मैंने मैसेज दिखाया था आपको कि 702 पे था, यहाँ पर जब था
तभी मैंने लेवल अपडेट कर दिया था। उसके बाद ये देखिए 820 आया, ठीक है। 820 से वो सीधा गया है कहाँ तक, हमारा 150 तक, 160 तक गया था, मतलब 53,160 था। जबकि मैंने जो लेवल दिए थे वो कहाँ तक दिए थे, 52,009, मतलब एक बताया था कि यहाँ तक तो मूव करेगा ही करेगा। और फिर मैंने जब वो था ना एग्जिट, मैंने देखिए एग्जिट भी दिखाया है यहाँ पर। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं क्यों लेवल वहां पर दे रहा हूँ या मेरे ही परफेक्ट लेवल है, मैं आपको लॉजिकल रीजन बता रहा हूँ कि मैंने क्यों दिया, ठीक है। तो देखिए 53,820 से मैंने बोला भैया 53,120 आ गया, अब बुक कर लो सारा माल, ठीक है, और आराम करो, ठीक। ये मैंने कब बोला, 10:02 क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा 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 था कि यहाँ पर देखिए ये रेसिस्टेंस था, ये देखिए यहाँ पर ऊपर, ये यहाँ तक चला गया था। सेम यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी भी ऊपर गया, ठीक है, देख रहे हो आप, देखो दोनों को देखो आप। और यहाँ पर जब बैंक निफ्टी का ये सॉरी निफ्टी का जो सॉरी एचडीएफसी बैंक का जो रेसिस्टेंस था 1710 पे था, जैसे ही इसने ये कैंडल बनाई वो 1710 के नीचे क्लोजिंग दी, मैंने कहा भैया अब 53,120 पे बुक कर लो और निकल लो। उसके बाद देखिए ये गिरा हमारा इस तरीके से एचडीएफसी बैंक, और वहीं जो हमारी जो एंट्री थी 53,120 से नीचे आया, बैंक निफ्टी कहाँ तक आ गया, वहीं वापस अपने स्टेशन पे आ गया, 300 पॉइंट नीचे, मतलब आधे घंटे में ऊपर और आधे घंटे में नीचे। तो हमें एक मूवमेंट मिल गया यार। देखो जजमेंट में बताना चाह रहा हूँ कि कंपोनेंट से जो जज किया मैंने, आई एम नॉट अ गॉड, आई एम नॉट एन ऑपरेटर। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार, अगर आप टेलीग्राम चैनल में जाके देखोगे मेरे, कई बार मैंने एक्सिट बोला है वहीं से नीचे आया है, या मैंने जहां से पॉइंट दिया वहां से ऊपर गया है, वहीं जहां तक बोला वहीं तक ही गया। क्योंकि मैं जो लेवल्स दे रहा हूँ वो कंपोनेंट्स के हिसाब से दे रहा हूँ लेवल्स। मैं लेवल्स जो आपको निकाल के दे रहा हूँ वो कंपोनेंट्स के हिसाब से दे रहा हूँ। आप कहोगे सर इसको कैसे करेंगे, तो यार ये देखते देखते आप भी समझ में जाओगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप वॉच करोगे, जैसे मैंने ये मेरी स्क्रीन रहता है, ये चल रहा हो कि किस कंपोनेंट का मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। तो इस मूवमेंट पता लग जाता है कि बिहेवियर क्या है, ठीक है। थोड़ा सा आपकी रीडिंग बढ़ेगी, रीडिंग लेवल जो आप कहते हो कैसे निकालते हो परफेक्ट। तो मैं कोई परफेक्ट लेवल का कोई कारण नहीं है, बस ये कंपोनेंट्स की रीडिंग है, ठीक है। आप देखोगे तो और भी मैंने बता रखे हैं टेलीग्राम चैनल, कल ही बताया था मैंने। नीचे आ गया था जब निफ्टी, तो मैंने साफ साफ लिख दिया था भैया ये नीचे आया है, रिलायंस की वजह से आया है। और यहीं से अगर नीचे जाना होगा, देखिए मैसेज लिखा था मैंने कि 30,099 तक ही अभी चल रहा है रिलायंस, और मैक्सिमम 3090 तक ही जाएगा। अगर 3090 तक चला गया तो 30,970 तक जाएगा, ठीक है, लिखा भी है मैसेज में। और इतना ही जाएगा मैक्सिमम, यानी कि मैं क्लियरली इंडिकेट कर रहा था यहाँ से ऊपर जाएगा। 24,020 पे सस्टेन कर गया तो ऊपर जाएगा 970, और ऐसा ऐसा रख लेना आप 970 का, 23,970 का, 24,070 और 24,120 तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये कल की बात है, और आपको मैं दिखा देता हूँ कल क्या हुआ था। तो कल का अगर आप देखोगे तो फिर से एक बार मुझे खोलना पड़ेगा स्क्रीन में। तो यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ आपका निफ्टी निफ्टी 50, और इधर खोल लूंगा मैं आपका रिलायंस। तो आपको क्लियर एक समझ में आएगा कि क्या मैंने जो बोला था वो क्यों बोला था, ठीक है। तो निफ्टी 50 एक और, मतलब क्योंकि दो स्टडी कम से कम होनी चाहिए, वरना एक ही कहोगे सर ये तो आपका तुक्का लग गया, तो बार बार तुक्के नहीं लगते हैं भाई, तुक्का एक ही बार लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निफ्टी 50 खोल ले रहा हूँ, और इस तरफ मैं खोल ले रहा हूँ आपका रिलायंस, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लग गया कि यहाँ पर रिलायंस की वजह से हुआ है, तो वो यार देख के समझ में आ रहा होता है कि रिलायंस ऊपर है इतना, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस आपको प्रायोरिटी के बेसिस पे क्या रखना, रिलायंस, एचडीएफसी। अगर आप इफ यू आर ट्रेडिंग इन निफ्टी तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए। बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो भाई 80% डिसीजन एचडीएफसी बैंक को लो, देख के लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा मैसेज कितने बजे है, मेरा मैसेज अराउंड है 12:53 पे, ठीक है। 12:53 में देख लेते हैं क्या बिहेवियर था। तो 12:53 पे कल की कैंडल, ये रही 12:54:50। यहाँ पर देखिए आप, यहीं से जो है रिलायंस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। 12:54 पे देखिए आप, यहीं से जो है आपका निफ्टी जाना स्टार्ट हुआ। मैंने कहाँ तक बताया था, 120, 24,120 तक बताया था ना, ये कहाँ तक गया, 24,26 तक गया, वहीं से फिर नीचे गिर गया, ठीक है। कहाँ तक दिया आप देख लो, ग्रुप में देख लो, मैंने बोला 24,120, 24,070। तो भाई कैसे हो गया ये, मतलब वहीं से ही गिर गया, वहीं से ही हो गया, क्यों,
क्योंकि देखो दोनों का रेसिस्टेंस सेम जगह पे है। रिलायंस का भी वही रेसिस्टेंस है, वहीं पर रेसिस्टेंस हमारा वहां से रिलायंस भी पलटा तो निफ्टी भी पलट गया। तो इस तरीके से आप जजमेंट कर सकते हो कि रिलायंस ने अब उठना बंद कर दिया भैया, ऊपर जाना बंद कर दिया, तो डेफिनेटली निफ्टी नीचे आने वाला है। अब ये नहीं कि इसका मतलब आप पुट ले लो, यू शुड वेट फॉर डिप। डिप में आपको दिख रहा है कि रिलायंस देखो ओवरऑल स्ट्रांग है ना, तो हमको बस ये देखना है कि कहां पर जाके रिलायंस अब नीचे आके रुक रहा है, वहीं से फिर से डिप लेके फिर से ऊपर जाएगा रिलायंस भी, तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। इस सिचुएशन में मैं कहूंगा बाय ऑन डिप्स पे फोकस रखो आप, रेदर ऑन टेकिंग पुट्स, क्योंकि ट्रेंड जो चल रहा है ट्रेंड के हिसाब से चलो। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ही जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है ऊपर ही जाता जाएगा, नीचे भी आएगा, करेक्शन लेगा, फिर से जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यू शुड टेक डिसीजन लाइक दैट, ठीक है। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से कंपोनेंट में करते हैं। अब मैंने कुछ स्टॉक्स भी फाइंड किए हैं, और एक स्टॉक बहुत मैंने कल ग्रुप में भी शेयर कर दिया भाई, कि जो स्टॉक जो भागने की बिल्कुल कगार पे है, वो है आपका टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स ने बिल्कुल समझ लीजिए आप ब्रेकआउट दे दिया है और इट इज़ रेडी टू गो अप। ठीक है, अब मैं इसकी आपको मुझे नहीं लगता कि मैं आपको उसके फंडामेंटल्स दिखाऊं, हमको बस टाटा मोटर्स के, क्योंकि टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे फंडामेंटल हर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हर क्वार्टर में, मतलब उसकी सेल भी बढ़ रही है, उसकी इनकम भी बढ़ रही है, और जबरदस्त बिहेवियर चल रहा है। इसको हम थोड़ा वन डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, टाटा मोटर्स देखो आप डेली टाइम फ्रेम में इस तरीके से बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया है, और इसने अब जो है एक अप मूव के लिए इसने, क्योंकि जो मूविंग एवरेज मेरा जो सेटअप है उस पर ये आ चुका है, और इसने ऊपर की तरफ अब उड़ान भरने के लिए सिग्नल दे दिया है। तो दो रीजन रहेंगे टाटा मोटर्स के। एक तो सबसे पहला रीजन ये है कि भाई देखो कंपनी तो अच्छी है ही, और इसके साथ ही यहाँ पर जो अपमूव आएगा वो समझ लीजिए कम से कम ये 1500 से 2000 तक मुझे यहाँ से टाटा मोटर दिख रहा है। ठीक है, टाटा मोटर्स, ठीक है, अच्छे जिस तरीके से उसके सेल के नंबर्स हैं, जिस तरीके से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जिस तरीके से उसके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, तो हमें मतलब स्ट्रांग मेरी मतलब रहेगा टाटा मोटर्स। ऑलरेडी मैं 395 से कह रहा हूँ, कोई बात नहीं अभी भी, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए टाटा मोटर्स में एक एंट्री बन रही है। इसके साथ ही एक स्टॉक और दिख रहा है मुझको जो मुझे समझ में आ रहा है, और वो है एशियन पेंट। ठीक है, ये दो स्टॉक्स मुझे समझ में आ रहे हैं जो लेने लायक हैं बिल्कुल, एशियन पेंट और टाटा मोटर्स। तो एशियन पेंट भी देखिए बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर 52 मूविंग एवरेज 52 वीक के 52 वीक के लोग के आसपास घूम रहा है, और यहाँ से मुझे जो है इसका भी अप मूव दिख रहा है, और इसका आपको रेंज भी दिख रही होगी ऊपर, काफ़ी लंबी ऊपर रेंज है। हमारे इसकी बात कर रहे हैं एशियन पेंट की। ठीक, तो दो स्टॉक ये हो गया, एक तो एशियन पेंट, एक हो गया टाटा मोटर्स। एक और स्टॉक मुझे जो थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है वो है डालमिया भारत। ठीक है, डालमिया भारत लिमिटेड, इसका थोड़ा सा फंडामेंटल डिस्कस कर लें। ठीक है, कि उसका डालमिया भारत के क्या नंबर्स चल रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। तो डालमिया भारत का अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप 34,000 करोड़ का है। ठीक है, 34 करोड़ की, 34,000 करोड़ की जो है ये मार्केट कैप है इसका। ठीक है, इसका अगर आप डेप्थ देखोगे तो अभी बहुत नॉमिनल डेप्थ है 4805, जो कि इसके रिजर्व से कम है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है फंडामेंटल के हिसाब से, क्योंकि इसका रिजर्व ही इनके पास ज़्यादा है जितना इन्होंने डेप्थ ले रखा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इसका जो है बुक वैल्यू से जो है, ये इसका बुक वैल्यू 874 है, और जो बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इसका ये भी साइन है कि अच्छी परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस थोड़ा सा है। ठीक है, इसका इंडेक्स पी 25.9 है, और इसका जो स्टॉक पी है वो 44.4 पी है। तो अपने इसका जो स्टॉक का पी है वो अपने इंडस्ट्री पी से ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ इसके क्या हो रहा है कि अगर हम इसके नंबर्स देखें थोड़ा सा, नंबर्स आपको दिखेंगे कि सेल्स जो है इनकी हर क्वार्टर में देखिए बढ़ती जा रही है इनकी सेल, डालमिया भारत की। ठीक है, उसके साथ ही क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप इनके देखोगे, सॉरी ये सेल्स, और अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी इनके हर क्वार्टर में बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, सेल्स के मतलब इनका जो प्रॉफिट परसेंटेज वो जो है वो हर क्वार्टर में बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए आप, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर एंड क्वार्टर धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी कि यहाँ पर 609 से ही 144 करोड़ हो गया था, और फिर से ये धीरे 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 इंक्रीमेंट की तरफ है। उसी की वजह से जो हमको डालमिया भारत में फॉल दिखा था
वो हमको फॉल दिखा था क्योंकि इसकी सेल कम हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो मुझे एक चार्ट में भी, पैटर्न में भी डालमिया भारत जो है देखने में लेने लायक की स्थिति में लग रहा है। डालमिया भारत का अगर हम चार्ट देखें, डालमिया भारत लिमिटेड, तो इसका चार्ट भी जो है अब लेने की पोजीशन में, उसका प्राइस चल रहा है, उसका 1850 के आसपास ये चल रहा है। ठीक है, 1813 चल रहा है। तो ये आ जाए, थोड़ा सा ऊपर आ जाए 1830 के आसपास, तो ये हमारा सेटअप एक अच्छा सेटअप हो जाएगा, लेने लायक स्थिति में रहेगा हमारा डालमिया भारत। ठीक है, और भी स्टॉक्स हैं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वो मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। जो भी लोग टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़े नहीं है, मैं उनसे कहूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल में। लाइव लेवल्स देता रहता हूँ, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं काफ़ी कुछ अपडेट देता रहता हूँ लाइव मार्केट के बिहेवियर को देख के, नॉट ओनली ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल में भी मैं लेवल्स देता हूँ, और इस तरीके से स्टॉक्स के बारे में भी अपडेट देता हूँ। अभी मैं थोड़े से स्टॉक्स को लेना भी अवॉइड कर रहा हूँ, अभी थोड़ा मैं लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जो थोड़े से नीचे, जो इनको लेना थोड़ा सा सेफेस्ट है। ठीक है, अभी मिड कैप और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो थोड़ा सा भी रिस्की है, वो बहुत ऊपर है, हमारे बैंक निफ्टी भी काफ़ी ऊपर है, मार्केट भी ऊपर है, तो हमको भी थोड़ा सा स्टॉक उस तरीके के चूज ज़्यादा करने चाहिए जो अपने 52 वीक के लोग आपके आसपास हैं, जिसमें एफ आई डी आई की बाइंग भी करी। हाँ, मैंने टाटा मोटर्स में डी आई एफ आई की बाइंग भी देखी है, इस पैटर्न में मैंने टाटा मोटर्स में एफ आई डी आई की बाइंग भी देखी, जो इसीलिए मैंने स्ट्रांगली वहाँ पर लिख दिया था, मेरे सेटअप पे भी आ गया। तो टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स अभी बिल्कुल लेने वाली कंडीशन में है एज पर माई एनालिसिस। ठीक है, और आप भी ले सकते हो, आप चाहे तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के डिस्कस कर लो, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं बस अपनी एनालिसिस से बता रहा हूँ कि एक मूवमेंट की मुझे सिग्नल दिख रहे हैं टिल दिवाली इन टाटा मोटर्स इन एंड एशियन पेंट्स। ठीक है, बाकी स्टॉक मैंने आपको डाले भारत और भी जो होंगे मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना और चाहता हूँ, आपको दिखेगा कि एफ आई आई डी आई क्या कर रहा है। ठीक है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि एफ आई आई डी आई का पैटर्न क्या चल रहा है, किस तरीके से एफ आई आई डी आई बाइंग करते जा रहे हैं मंथली बेसिस पे, एफ आई आई के क्या बिहेवियर रहा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक आपको आपका ध्यान, आप कि क्या हो रहा है, कि ये एफ आई आई का है और उस तरफ डी आई आई है। एफ आई आई ने की पहली कई महीनों बाद हमको एक नेट बाइंग दिख रही है, मतलब है छोटा सा फिगर, लेकिन अच्छी बात ये देखना सेलिंग कि इन्होंने सेलिंग करना बंद कर दिया एक तरीके से। ठीक है, सेल दिया उसको, फूक दिया उसको, वो चीज़ दिख रही है यहाँ पर आपको। तो मैं यहाँ पर आपको एक बस थोड़ा सा 2 मिनट का और डिस्कशन है वो दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि जून खत्म ही हो चुका है, एक दिन की और बची है ट्रेडिंग, 2027 करोड़ की रही है, और डी आई आई की जो नेट बैंक रखी है 28,633 करोड़ की रही है। डी आई आई और एफ आई आई में आपको बहुत अंतर दिखेगा। देखो पिछले मई के महीने में देखो आप 55,733 करोड़ की नेट परचेज रही है डी आई आई की। अगर आप एफ आई आई की बात करोगे तो 52,214 की सेलिंग रही है, 35,000 करोड़ की सेलिंग रही है। फिर उन्होंने बीच में मार्च में, ये जो आपको फिगर दिख रहा है मार्च में 3,314 करोड़ की बाइंग, नेट बाइंग। ये वो महीना था जो मैं टेलीग्राम चैनल में बता रहा था, जिस वक्त ये बात हो रही थी कि एलन मस्क ने ट्वीट कर दिया था कि आई विल विजिट टू इंडिया एंड मेक सम इन्वेस्टमेंट। तो उसी की खबर से ये थोड़ा सा उसी मंथ ये हमको दिखा था पैटर्न, जिसमें डी एफ आई ए की हमको बैंक की। अदरवाइज जनवरी से अगर आप देखोगे तो लगातार सेलिंग है। पहली बार थोड़ी सी कुछ बिना किसी रीज़न के, मतलब कोई न्यूज़ ऐसी दिखी नहीं है। एक ही न्यूज़ ऐसी दिख रही है कि जो 1 जुलाई, जो हमारा जुलाई से बजट आने वाला है, तो शायद कुछ इंटरनल न्यूज़ इनके पास है, तो इन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें, जो मेरा एक प्रेडिक्शन है, जो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ क्रांतिकारी, क्योंकि गवर्नमेंट की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अच्छे कंडीशन से नहीं जीती, तो अपनी इमेज सुधारने के लिए शायद कोई क्रांतिकारी स्टेप निर्मला जी सीतारमन मैम लेने वाली हैं इन कमिंग बजट। तो हो उसी की वजह से होपफुल है शायद ये एफ आई आई, और डी आई तो कंटिन्यूसली बाइंग कर ही रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये कब इनकी
प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर आप DI का फिगर देखो, लगातार बाइंग देखिए आप इनकी, 55,000 करोड़, 44,000 करोड़, 56,000 करोड़, 25,000 करोड़, 26,000 करोड़, 12,000 करोड़, 12,000 करोड़, मतलब नीचे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो इनकी लगातार बाइंग ही बाइंग चल रही, पूरा मार्केट इन्होंने ऊपर करके रख दिया है। ठीक है, नवंबर के महीने में। तो इसको मैं नीचे और ले जाऊं तो देखो, अब ये देखो बढ़ता जा रहा है, 25,000 का फिगर, 24, 25, देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए सेलिंग चल रही है इधर FII की। तो कुछ साइन दिख रहे हैं मुझे। अभी आप कहोगे कि सर ये तो ऊपर ही है, तो आप कैसे कह सकते हो और ऊपर जाएगा। देखो थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन आएगा, डरने की बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, जो मैंने आपको स्टॉक्स बताया लार्ज कैप वाले, अगर आप उन पर फोकस कर, उन्हें स्टॉकत नहीं आएगी, उन्हें स्टॉकत नहीं आएगी, उन्हें स्टॉकत नहीं आएगी, उन्हें स्टॉकत नहीं आएगी, उन्हें स्टॉक्स में, उसमें तो आप उसमें चल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो निफ्टी मुझे थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, एक निफ्टी में एक चीज़ और दिखी मुझे। ठीक है, निफ्टी में मुझे क्या दिखा कि काफ़ी दिनों से जो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, तो डे कैंडल जो निफ्टी की क्लोज हुई है वो बेयरिश कैंडल हुई है। ठीक है, अगर हम निफ्टी की कैंडल देखें, डे कैंडल, तो वो इसने सिग्नल दिया है नीचे जाने का। तो थोड़ा सा करेक्शन मुझे कम से कम 1,000 पॉइंट का, 500 पॉइंट का, एज पर माई एनालिसिस मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऊपर नीचे करके नीचे जाएगा। बट अपने को क्या करना है कि ये डेली का टाइम फ्रेम, देखिए ये जो कैंडल बनी है ना निफ्टी में, ये थोड़ी सी बेयरिश टाइप कैंडल बनी है यहाँ पर निफ्टी में। तो यहाँ पर ही बस एक मुझे हल्का सा चांस लग रहा है कि नीचे आने का। तो और वो टिल इस मूविंग एवरेज के पास आएगा, जो कि कम से कम 500 पॉइंट का करेक्शन है, हल्का सा आना चाहिए यहाँ तक। और फिर यहीं पर एक नॉर्मल जो करेक्शन हम बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ऊपर जाता जाएगा, हल्का फुल्का करेक्शन आएगा। और ऐसे ही आएगा कि ऊपर गया और फिर अचानक से नीचे गिर गया, मतलब। ठीक है, जैसे कल भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी पॉजिटिव ही था ना, हो सकता लास्ट में जाके उसने क्लोजिंग नेगेटिव दी है। तो ड्यूरिंग द डे आपको अगर एक मूव मिल रहा है कंपोनेंट्स को देख के, तो बस आप एक मूव लो, ट्रेड करो और अपना मार्केट को राम राम कह के अलविदा कह दो, और बस इस तरीके से आप ट्रेडिंग करो। मैं बस आपको कंपोनेंट्स बता रहा था, मैंने आपको दो चीज़ बता दी, कंपोनेंट बता दी, कुछ स्टॉक्स के बारे में बता दिया। बाकी फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में जो ज्वाइन नहीं है, इसी टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं कुछ कॉल पुट नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ उन लेवल्स के हिसाब से मैं आपको स्टॉक लेवल्स के टारगेट भी दे देता हूँ। उसी टेलीग्राम चैनल में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कौन से कंपोनेंट कहाँ किस तरीके से, मैं लॉजिक रीजन के साथ देता हूँ, जो पुराने लोग जानते हैं, किसी भी ऐसी हवा में नहीं दे बात होती है। तो आपको शायद कुछ बेनिफिट मिले, डिस्कशन भी उसमें ओपन है, कमेंट्स भी कर सकते हो आप, और आपको बेनिफिट उसमें डेफिनेटली मिलेगा। स्टॉक्स के बारे में भी उसमें मैं काफ़ी कुछ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे और डिस्कशन वीडियो बनाऊंगा मैं। मुझे कुछ भी थोड़ा सा लगेगा कि कुछ है तो मैं वीडियोस इसमें